नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी है और मैं इग्नू लखनऊ में काउंसलर हूँ एंथ्रोपोलॉजी की। और अभी इससे पहले मैंने जो जितने भी ब्लॉक्स और यूनिट्स आपको पढ़ाए हैं BANC 131 के, उसमें ये लास्ट ब्लॉक का जो आपका ब्लॉक 4 है उसका लास्ट यूनिट है, यूनिट 12। यूनिट 12 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ब्लॉक 1, 2 और 3 और 4 के जो रेस्ट पार्ट थे उसमें क्या-क्या था। 1, 2, 3 और 4 में आपका जो मेन था वो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस कौन-कौन सी हैं, एंथ्रोपोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उसका विकास कैसे हुआ है, कैसे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में आया है और हर ब्रांच के अपने-अपने जो स्टडी पैटर्न है उसके बारे में बताया हमने आपको। इसके अलावा जितना भी एंथ्रोपोलॉजी में जितना भी वर्क हुआ है उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट में क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो आपका है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरुआत तो जिसकी रिसर्च बेस हुई थी, लेकिन वो रिसर्च आपका सेकेंडरी डेटाबेस था, मतलब जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसकी बेसिस पे रिसर्च थी। तो जो प्योरली एंथ्रोपोलॉजी 20th सेंचुरी में बना, 20वीं शताब्दी के समय जो बना वो आपका फील्ड रिसर्च था, फील्ड रिसर्च बेस था। तो जब सब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद एक बात ये बचती है कि ऐसा रिसर्च कैसे किया जाए कि जिसमें एक बहुत ही रेलेवेंट डेटा हो जो आपके सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो उसके लिए आपको जो लास्ट यूनिट है आपकी रिसर्च डिज़ाइन जिसका नाम है, उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप रिसर्च करें, क्या-क्या वजह हो सकती है रिसर्च करने की, रिसर्च किन पैटर्न पे किया जाए, रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च होता क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है। तो अगर लिटरल उसमें मीनिंग में लिया जाए, मतलब अगर नॉर्मल मीनिंग में कहा जाए तो रिसर्च जो है वो किसी भी फिनोमिना को या किसी भी घटना को, किसी टॉपिक को या कोई भी एक ऐसा विषय जिसको सर्च किया जाए, जिसके बारे में पता किया जाए या जिसको री एग्जामिन किया जाए, जिसको देखा जाए कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको एक थॉरो स्टडी की जाए, वो रिसर्च कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो 17th सेंचुरी से लेकर अभी तक जिस तरह से इवॉल्व हुई है उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है। पहले के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो जो अपनी स्टडी देते थे, अपना जो भी अपनी फाइंडिंग्स देते थे, वो आपकी सेकेंडरी रिसोर्स के बेसिस पे देते थे। सेकेंडरी से मतलब ये है, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वो डेटा जो या तो मिशनरीज़ ने कलेक्ट किया हो या बिज़नेस ट्रिप्स पे जाने वाले ट्रैवलर्स ने कलेक्ट किया हो या आपके एडवेंचरर्स हों या ट्रेडर्स हों, इन लोगों ने जो डेटा, जो जानकारियाँ लिखी हैं, जो बताई हैं, उनकी बेसिस पे रिसर्च किए गए, जो जानकारियाँ इकट्ठी की गई और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यूज़ की, वो आपका कहलाता है कि आप आर्म चेयर स्टडी बेस पे उन्होंने अपनी फील्ड स्टडी दी। धीमे-धीमे जब, जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब फील्ड पे गए, वहाँ पे देखा कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो लिखा हुआ था, जो डेटा था, उसके अलावा डेटा वहाँ पे और मिल रहा था। तो ये हुआ कि अब जब तक हम फील्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम प्राइमरी डेटा पे नहीं जाएँगे, तब तक कुछ भी क्वालिटेटिव डेटा देना बेमानी होगा। तो उसके लिए रिसर्च को फील्ड वर्क में इंट्रोड्यूस किया गया। तो रिसर्च जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से कि हमें क्या करना है। रिसर्च को एक तरीके से कहते हैं कि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि या तो अनसॉल्व्ड हो या जिसको हमने सोचा हो और हमारे कहीं भी लिखित रूप में वो ना हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिसर्च कहलाता है। और इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को, इसी विशेष क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना
हमारा रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। मतलब रिसर्च को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, जो भी चरण हम चढ़ते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में जब सॉल्व किया जाता है, तो वो एक डिज़ाइन की तरह काम करता है। तो वो कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो जो हम सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं उस पर, दूसरा जो हमारा रिसर्च मतलब हमारा जो अनुसंधान करने जा रहा है अनुसंधानकर्ता, उसकी काबिलियत पर, वो किस तरह से वहाँ से डेटा कलेक्ट कर पा रहा है। और तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एम्स, मतलब जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, जो हमारे मेथोडोलॉजी मतलब जो हमारा डेटा कलेक्शन करने का जो तरीका है वो, और किस तरह से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जब एकदम क्लियर होंगी तभी हम रिसर्च कर पाते हैं। जो मेन गोल होता है रिसर्च करने का वो ये होता है एंथ्रोपोलॉजी में कि किस तरह से हम मानव के विकास के और उसके जो स्टेप्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो अगर हम एक डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, सोशियोलॉजिस्ट की, या जिस भी फील्ड में, जिस भी विषय में रिसर्च की ज़रूरत होती है, अगर हम उनकी परिभाषाओं को अलग-अलग समझने की कोशिश करें, तो रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। मतलब आप जानकारी और जांच-पड़ताल का एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी विषय को समझ सकते हैं, वो रिसर्च कहलाता है। रिसर्च में हमारे कई ऐसे क्वेश्चन उभर के आते हैं जिसके हमको आंसर मिलते हैं, जिसमें कि हमारा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे, तब तक हम किसी भी तरह के रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते। या अगर प्रॉब्लम मालूम चल गई तो ये प्रॉब्लम हुई क्यों? या ये प्रॉब्लम अगर हुई तो इसके होने की वजह क्या थी? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? या केवल एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दो और उसके बाद उसको छोड़ दो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसमें जो सॉल्यूशन हो सकता है, उसको भी बताए। तो अगर लिटरल तरीके से कहें तो रिसर्च जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, अगर हुई तो क्यों हुई, क्या एटमॉस्फेयर का इफेक्ट था, या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं। तो जनरली तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो क्यूरियोसिटी बेस होती है, जिसमें आप ये सोचना और समझना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों है। इसके बाद आता है कि जब ये चीज़ सामने आ गई तो कई ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिस विषय में भी रिसर्च होता था, उन्होंने अपनी-अपनी डेफिनेशंस दी, जिसमें रेडमैन एंड मुरे की डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ऐसी रिसर्च एक ऐसी सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन है जिसको जब हम कंडक्ट करते हैं, जब हम इसको करते हैं तो उससे नए तरह की नॉलेज हमें सामने आती है। इसी तरह से एक मानव शास्त्री कह लीजिए या कई अलग वो हुए साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी इंक्वायरी को ढूँढने का एक तरीका है जो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशंस देता है जिसकी हमको सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर विषय के लिए ज़रूरत हो। इसके अलावा एक है क्रिसवेल। क्रिसवेल ने अपनी डेफिनेशन दी जिसमें कहा कि एक प्रोसेस है जिसमें डेट स्टेप वाइज़ डेटा कलेक्ट किया जाता है और उससे हमारी उस टॉपिक के लिए जो सोच होती है, जो समझ होती है, वो बढ़ती है और उसमें कई ऐसे नए इश्यूज़ के बारे में पता चलता है, जो आज तक सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किए गए। अगर इन डेफिनेशंस को कलेक्ट करके हम एक एक अ ये कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहें, एक उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपको कह दें उसके गुण बनाना चाहें कि रिसर्च का क्या एक पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर क्या है, रिसर्च कैसे हो सकता है, तो उसमें इसको कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसी भी घटना का या किसी फिनोमिना का। सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि इसमें स्टेप्स का प्रयोग किया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्रॉब्लम सोच लो, उसके बाद फील्ड पे जाओ और उसके बाद रिपोर्ट बना दो, ऐसे नहीं कर सकते। या पहले रिपोर्ट बना दो, फिर प्रॉब्लम सोचो, उसके बाद उसी में से अपने फिर आंसर निकालो, ये नहीं हो सकता। एक सिस्टमैटिक स्टेप वाइज चलते हैं। उसके बाद होता है कि जो हम एम लेके चलते हैं, वो एम हमारे जो है वो उस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद क्योंकि इसमें हम सिर्फ साइंटिफिक मेथड ही यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है किसी भी चीज को अगर हम एक्सपेरिमेंट करें या किसी भी चीज को अगर हम इस तरह से स्टडी करें कि उसमें एक सिस्टमैटिक वे हो, तो वो एक तरह की साइंस स्टडी हो जाती है। आप अगर बायोलॉजी या किसी चीज में लेबोरेटरी स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी आप स्टेप वाइज साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ज़्यादातर रिसर्च जो है वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन बेस होता है। मतलब आप जो है बायस होके रिसर्च नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि पर्टिकुलर जो हम काम कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें अपने ऑब्जर्वेशन नहीं डाल सकते। आपने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, आपको वही देना पड़ेगा। यही साइंटिफिक स्टडी होती है। और इसके बाद सबसे आखिरी में होता है कि इससे हम एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल को या थ्योरीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेलनोस्की और रेटक्लिफ ब्राउन की थ्योरीज पढ़ी ही हैं। इन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स पे स्टडी किया, लंबे समय तक वहाँ पे रहे, तो उन्होंने एक जनरलाइज्ड फिनोमेना प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर मैरिज के ऊपर है तो किनशिप के ऊपर है तो किस तरह से होगा, मैरिज के ऊपर है तो किस तरह से होगा। उन्होंने एक जनरलाइज्ड थ्योरीज प्रस्तुत की है। और ये रिसर्च से हमको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है उन क्वेश्चंस का, उन प्रॉब्लम्स का जो हम माइंड मेकअप करके चले होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसर्च का मेन एम होता है सच्चाई को ढूंढना, फाइंड द ट्रुथ, ट्रुथ को ढूंढना, और जो हमने हाइपोथेसिस या जो भी हमने एम्स बनाए हैं उनको वेरीफाई करना। अगर साइंटिफिक वे में लेके चलें तो रिसर्च जो है वो ह्यूमन की समस्त जानकारियों को एक टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन कर सकता है। और अगर इसके लिए हमको इस क्या मेथड यूज करना है, तो वो पूरा साइंटिफिक मेथड होता है। अब साइंटिफिक मेथड जो होता है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने आपको पहले बताया, साइंटिफिक मेथड के लिए एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो हम देख रहे हैं डायरेक्ट वही चीज हम नोट डाउन करते जा रहे हैं, डेटा कलेक्शन करते जा रहे हैं। दूसरा होता है ये सिस्टमैटिक होता है। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है सिस्टमैटिक से मतलब यहाँ पर ये है, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि स्टेप वाइज एक एक स्टेप आगे बढ़ के और उसको सॉल्व करना। तीसरा आपका होता है रेप्लिकेबल, मतलब री एप्लीकेबल, मतलब जो भी चीजें हैं उसको हम, अगर ऐसा नहीं है कि हम कोई भी डेटा लेने के बाद उसको दोबारा उस फील्ड पे एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो जब रिसर्च आप करोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप दोबारा जब सर्च करने जाओगे तो आपको सेम वही मिलेंगी, जो कि आपके फर्स्ट हैंड डेटा को शो करती है। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है कि यह सर्च में जो है ये कई कारणों को, जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो कई कारण ऐसे निकल के सामने आते हैं जिनको आपके टॉपिक के ना होते हुए भी उसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। और इसके अलावा है कि ऑब्जेक्टिव, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिसर्च मेथड जो होता है वो अनबायस होता है, उसमें आप अपने विचार नहीं डाल सकते। रिसर्च करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्रेंड ही इस तरह से किया जाता है कि जो देखा, जैसा देखा वैसा आपने कॉपी में लिख दिया। उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये डेटा इस जगह पे इस तरह से रेलिवेंट है कि नहीं है। आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइंटिफिक स्टडी में। अच्छा, रिसर्च में जो स्टडी होती हैं, आप अगर कह लें तो रिसर्च को साइंटिफिक हम इसलिए भी कह सकते हैं
कि इसमें साइंटिफिक स्टडी इसलिए भी की जाती है कि कोई भी साइंस की स्टडी, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, लैबोरेटरी बेस हो या आपको फील्ड पे जाके करना हो, सब में एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और उन स्टेप्स की बेसिस पे ही, जब कंट्रोल्ड स्टेप्स होते हैं, उनकी बेसिस पे ही आप जो एक्सपेरिमेंट के आपके आंसर्स होते हैं वो आप देते हो। तो वैसे ही आपको रिसर्च में करना पड़ता है। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि बायोलॉजिकल भी होता है, सोशल भी होता है और आपका आर्कियोलॉजिकल भी होता है। तो इन तीनों को करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड बनाया गया है। उन साइंटिफिक मेथड में ही आप रिसर्च को कर सकते हो। अब अगर हम कहें कि ये स्टेप्स क्या हैं, अगर साइंटिफिक मेथड है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड में आपके जो स्टेप्स होते हैं वो होंगे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम को देखना कि आखिर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, एक रिसर्च डिज़ाइन बनाना, ऑब्जर्वेशन करना। रिसर्च डिज़ाइन बनाने से मतलब ये है कि केवल प्रॉब्लम्स को बना लेना, प्रॉब्लम को समझ लेना और उसको जाके फील्ड पे इम्प्लीमेंट कर देना, ऐसे रिसर्च नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप रिसर्च के लिए फील्ड पे जाते हो, तो जो आप सोच के गए होते हो, उससे कभी-कभी बिल्कुल अलग चीज़ें आपको सामने दिखती हैं। तो उसके लिए आपको पहले से एक रिसर्च की डिज़ाइन बना के चलना पड़ता है। उसके बाद आप जब रिसर्च डिज़ाइन बनाते हो, तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, जो सामने वाला कर रहा है उसको आप किस तरह से नोट डाउन कर रहे हो। उसके बाद आपका डेटा कलेक्शन होता है। ये डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में हमने आपको पहले बताया है, इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, ये सब आपको वहाँ इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद जब ये सब हो जाता है, तो जो डेटा होता है उसको क्लासिफाई करना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। जब चीज़ें एक एक बार सिस्टमैटिक बन जाती हैं, तो उसके बाद उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं और उससे इंटरप्रिटेशन करके आप एक जनरल राइटिंग रिपोर्ट बना देते हैं। ये तो आपका हो गया कि रिसर्च का एक ओवरऑल व्यू क्या है। अगर हम ह्यूमन नेचर को समझें, तो ह्यूमन नेचर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस अपने खुद के एनवायरनमेंट से रहता है। तो उसके लिए हमको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का प्रयोग करना पड़ता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि रिसर्चर के जो खुद के लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स जो है, वो सारा इसमें ना इन्वॉल्व हो, इसमें ये सब चीज़ें ना आएँ। जो इस तरह के आउटकम्स होते हैं वो टोटली या तो रिलायबल नहीं होते या उससे मिक्स हो जाते हैं आपके डेटा से। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें साइंटिफिक रिसर्च किया जाए। ये एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइक्स, डिसलाइक्स, इमोशंस, फीलिंग्स इन सब से बिल्कुल अलग होता है। अब आता है जब हम रिसर्च के हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तो अब आता है आपका कि रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स कौन-कौन से हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन बना लिया, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन जो सेकंड स्टेप हमारा है, हमने आपको बताया अभी रिसर्च में, पहला हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेशन ऑफ द टॉपिक कर लिया, उसमें हमने जो भी टॉपिक हमने सोचा था, उसके ऊपर स्टडी कर लिया। दूसरा आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मतलब रिसर्च डिज़ाइन बनाना। तो रिसर्च डिज़ाइन भी आपके जो वर्क है, उसके अकॉर्डिंग होती है। इसमें आपको रिसर्च डिज़ाइन कई तरीके से बन सकती है, जिसमें हमको एक-एक हम आपको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, जिसमें एक्सप्लोरेटरी होती है एक, एक्सप्लोर करना मतलब ढूँढना, खंगालना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो होती है, उसमें आप जो है, जो पर्टिकुलर फ़ील्ड होती है, जो पर्टिकुलर आइडियाज़ होते हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बारे में और ढूँढा जाता है। जिस तरह की आपकी रिसर्च डिज़ाइन होगी, उसी तरह का आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप डेटा लगाओगे, आप उसका एनालिसिस करोगे। तो रिसर्च डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी तरह की स्टडी के लिए। दूसरा आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे नाम से ही निकल रहा है, डिस्क्राइब करना। इसका मतलब पहले ही कोई ऑनगोइंग टॉपिक होगा जिसको आप फर्दर डिस्क्राइब करोगे और चीज़ों को उसमें देखोगे। ये ज़्यादातर आपका क्वालिटेटिव होता है। हमने आपको पहले भी 2 बताए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपको
नंबर्स होते हैं कि इतनी क्वांटिटी में हमको ये नंबर्स थे, इस पे हमने इतना काम किया और इसमें हमें इतना आंसर आया। ये आप नंबर्स में आंसर देते हो, परसेंटेज में आंसर देते हो, ग्राफ्स में देते हो। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी मतलब जिसमें आपका नंबर्स नहीं होता, आपके डेटा होता है आपका, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को। रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च क्वालिटेटिव ही होता है। क्योंकि उसमें आप नंबर नहीं दे सकते कि इतने लोगों ने मैरिज रिचुअल में पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने रिलीजन में किया। आप उस रिलीजन और मैरिज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कह सकते हो कि इतनी कम्युनिटी ने इतना इन्वॉल्वमेंट था, इसका इतना इन्वॉल्वमेंट था, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उसमें नंबर्स दे दो। इसके बाद आपका आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक आपने वर्ड सुना होगा, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कि डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। मतलब प्रॉब्लम पहले से वहाँ एग्जिस्ट कर रही है और उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से समझ के और उसको उसकी समस्या को ढूंढ के बताना। इसके बाद आपका आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है कि हम पहले से सब चीजें सोच के चले। एक्सपेरिमेंट जैसे आप साइंस में बनाते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आप एज्यूम करते हैं चीजों को। तो उसमें आप क्या करेंगे, चीज़ें अज्यूम कर लेंगे, कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड करेंगे, कुछ अनकंट्रोल्ड होंगी। वैसे ही इसमें होता है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होंगी और इसमें इसमें हमको स्टडी करना है। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो अज्यूम की होती हैं इसको हटा के हमको नया डेटा मिल जाता है। और कभी कभी होता है कि जो हमने चीज़ें अज्यूम कर रखी हैं उन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें सही साबित होती हैं। लेकिन इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले अपनी सेकेंडरी डेटा स्टडी करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, ये दो तरह के रिसर्च माने जाते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम में क्या प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना। और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट में एक ही टाइम में किस तरह से चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं उसको बताया जाता है। मतलब क्रॉस सेक्शनल में होता है कि दो दो चीजों को आपस में देख के स्टडी करना। मतलब उसमें से एक पर्टिकुलर टाइम में इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को बताना। और लॉन्गिट्यूडनल में एक ही सब्जेक्ट में एक ही तरह की प्रॉब्लम को देखना। इसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। आपने रिसर्च डिजाइन डिसाइड कर ली, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका आएगा कि आपने टॉपिक कैसे चूज किया। तो टॉपिक चूज करने के लिए आपके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया, या आप कह सकते हैं कि हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत सुना था तो उस पर स्टडी कर लिया, या आप कह सकते हैं कि ये कहीं पढ़ा था इस टॉपिक को और ये हमको अच्छा लगा तो हमने कर लिया। मतलब इस तरह से हम टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे हमने टॉपिक तो डिसाइड कर लिया, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको समझेंगे कैसे। तो उसके लिए हमारे लिए आता है कि जितना भी हमारे पास डेटा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अवेलेबल हो। मतलब आप बुक्स पढ़ेंगे, आप इंटरनेट सर्च करेंगे, आप जो है लिंक्स देखेंगे, आप जर्नल्स देखेंगे, आप आर्मचेयर स्टडीज देखेंगे। मतलब जो पहले की स्टडीज थी उनके बारे में आप स्टडी करेंगे और अपने टॉपिक और उनके बीच में जो गैप्स होंगे उन गैप्स को आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये चीज़ें जो है वो नए तरह के टॉपिक को इवॉल्व करती हैं, नए तरह के टॉपिक को सामने लाती हैं। जिसमें होता है, मान लीजिए आप ऑनगोइंग प्रोसेस में कुछ देख रहे हैं और बीच में गैप दिखा आपको कि ये एक जो स्टडी है इस टॉपिक के बीच में इसकी स्टडी बहुत कम हुई है। तो आप वो अपना टॉपिक बना सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि इन्हीं में से कोई एक एग्जिस्टिंग टॉपिक में से एक कोई निकाल के अपने इंटरेस्ट थे उसको दे सकते हैं। या जो समय चल रहा है कंटेम्परेरी टाइम में अगर आप कोई टॉपिक सोचते हैं तो आप उसको चूज करके और उसका लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू मतलब लिटरेचर जो अवेलेबल है उसको एक बार देखना और अपने टॉपिक को डीपली समझना।
इसके बाद करना होता है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, मतलब आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज क्या है, उस स्टडी को जो आप करने जा रहे हैं उसका कोई यूज भी है, या वो स्टडी ऐसे ही आप केवल करके और जिसका कोई यूज ही नहीं होगा सोसाइटी में, वो तो इररिलेवेंट हो जाएगी, उस थ्योरी का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। ये करने के बाद जब आप सिग्निफिकेंस दे लोगे तो आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप हो जाता है कि इस टॉपिक को हमें इस तरह से इतना इतना इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। उसके लिए फिर हम दोबारा अब पर्टिकुलर उस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कितनी स्टडीज हुई हैं, कितना उसमें गैप हुआ है। और लिटरेचर रिव्यू करने के हमारे चार पर्पस हो सकते हैं, जिसमें है कि ये बताना कि एक जनरल जो रिसर्च क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो कैसे आएंगे। आपने जो पहले लिटरेचर रिव्यू किया था उसमें आपने टॉपिक डिसाइड किया था, अब आप जब अपने टॉपिक पे रिसर्च करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे, तो उस रिव्यू में आपको आपके पर्टिकुलर रिसर्च के कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसके अलावा एक आपको उस टॉपिक की थॉरो नॉलेज हो जाएगी, मतलब आप उस टॉपिक में और अच्छा समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे क्या करना है। डिसीजन रिव्यू करने से हमें ये भी होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक के में क्या कमियां रही थी जो आगे चल के हमको इस तरह से रिसर्च करना चाहिए। इस तरह से हमारे टेंटेटिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि हम उससे अपने क्वेश्चंस बना लें। अब होता है कि कि हम हमारा स्कोप क्या है इस रिसर्च को करने के लिए, हमारा स्कोप क्या है। तो उसके लिए हम उसकी लिमिटेशंस देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि उसका एंथ्रोपोलॉजी में क्या यूज़ होगा। उस एंथ्रोपोलॉजी ना सही, जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करते हैं उस फील्ड में उसका यूज़ क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। उसके होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। जब हम लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, जब हम टॉपिक को समझ लेते हैं, उसका स्कोप समझ लेते हैं, सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, हमने सेकेंडरी डेटा स्टडी कर ली, तो हम एक ओवरव्यू बना सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं अपने टॉपिक के लिए, जिसमें हम ये बता सकें कि हमारा ये टॉपिक जो है उसमें हम ये पॉइंट्स में रिसर्च करेंगे। इसके बाद आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो आप उसमें कुछ हाइपोथेसिस भी ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप ये बनाएंगे कि ये एक गेस होता है प्रॉब्लम का, जिसमें कि आप ये देखते हो कि प्रोबेबली द इस प्रॉब्लम में ये आंसर आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो नल हो जाती है, मतलब वो आपकी गलत साबित होती है। लेकिन कभी-कभी ज़्यादातर ये होता है क्योंकि आप इतना रिव्यू करके पढ़े होते हैं तो और उस टॉपिक को समझे होते हैं कि आपको जो आपकी हाइपोथेसिस है वो एकदम करेक्ट साबित होती है, और उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये सब कर लेते हो, आपने हाइपोथेसिस तक कर लिया, तब आपका आता है सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग। आप जिस फील्ड पे जा रहे हो आपने वहाँ पे पायलट स्टडी कर ली। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब हमने आपको ब्लॉक 4 का 10 बताया था, तब हमने आपको बताया था कि आपको पायलट स्टडी करना और रैपिड एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब कर लेते हो तो आपको वहाँ पे सैंपल समझना आसान हो जाता है। जिस भी फील्ड को आप स्टडी करने जाते हो, आप पूरी-पूरी कम्युनिटी को या ट्राइब को तो स्टडी नहीं कर सकते हो ना, तो आपको कुछ उससे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है जिससे कि जिनके आंसर्स को आप जनरलाइज कर सको, और वो देखने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सैम्पलिंग मेथड लगाते हो। जो एक जनरल सैम्पलिंग मेथड होता है वो होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जिसमें कि आप रेंडमली उस कम्युनिटी से लोगों को चूज कर लेते हो या उस ट्राइब से लोगों को चूज कर लेते हो, और उनसे अपने जो डेटा होता है, कलेक्शन की टेक्निक्स होती है, उनको इम्प्लीमेंट करते हो। या जब ज़्यादा आंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सही जवाब नहीं मिल पाते, आपको लगता है आपकी हाइपोथेसिस और एम के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्लस्टर सैंपलिंग भी कर लेते हो। क्लस्टर सैंपलिंग करने का मतलब ये होता है कि क्लस्टर में ग्रुप्स में लोग हों और उनसे एक जनरल इंटरव्यू आप कर लें। जब आपकी सैंपलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड आते हैं आपके डेटा कलेक्शन के। डेटा कलेक्शन हमने आपको पहले भी ये बता दिया था, डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के प्रोसेसेस का यूज करना पड़ता है।
क्वालिटेटिव मेथड जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें पर्टिकुलर नंबर्स की जानकारी मिलती है। ये जानकारी ज़्यादातर आपकी बायोलॉजिकल डेटाबेस होती है। मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसको आप नंबर्स में काम कर सकते हो कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम थी, इतने लोगों में ये दिया गया तो ये फ़ायदा हुआ, उसमें इतने लोगों में ये दिया गया तो ये फ़ायदा हुआ। ये केवल आप क्वांटिटेटिव डेटा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जबकि दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ की जाती है, जिसमें आप कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, कस्टम्स, एटीट्यूड्स इस तरह की चीज़ों को या मिथ्स की रिकॉर्डिंग या कुछ भी इस तरह का जो आपका कल्चर रिलेटेड हो, सोशल एस्पेक्ट हो, उसको आप ऑब्जर्व करके, उसको नोट डाउन करके, डेटा कलेक्शन करके आप इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे थ्योरीज दे सकते हो। जब आप डेटा कलेक्शन कर लेते हैं इस तरह से, तो सबसे लास्ट में जो आपका आता है वो आता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस करने के लिए एक जो सबसे सॉर्टेड तरीका है वो ये है कि सारा डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप एक क्लासिफिकेशन की बेसिस पे, जैसे आप ऑब्जर्वेशन वाला डेटा पूरा एक साथ कर दीजिए, इंटरव्यू वाला पूरा एक साथ कर दीजिए, जो आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं वो एक साथ कर दीजिए और उन सबको अलग-अलग पहले एनालाइज कीजिए। जब उसको एनालाइज करेंगे अलग-अलग तो उससे छोटा-छोटा इंफॉर्मेशन आपकी अलग-अलग आ जाएगी। फिर उस टॉपिक के अंदर उन इंफॉर्मेशंस को आपको रखना है और जब आप उसको उस टॉपिक में रखते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप ये समझ पाते हो कि जो स्टडी आपने की है, वो स्टडी आपकी उस टॉपिक के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ज़्यादातर ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो, उसमें बहुत सी इर्रेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो या पर्टिकुलर टॉपिक हो कोई, जैसे मान लीजिए आपने कल्चर के बारे में स्टडी किया, उसमें कल्चर में आपने रिलीजन, मैरिज, फैमिली को स्टडी करना शुरू किया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब में ना दिखा के किसी कुछ ही सैंपल में आपके दिख रही हैं। मैरिज पैटर्न में ही आप ले लीजिए, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, उनको आप एज़ अ एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर देंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ों में तो नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस हमको यहाँ दिखा है, तो कहीं न कहीं इसका यूज़ पहले होता रहा होगा। और इसके बाद आप डेटा को इंटरप्रिटेट करते हो। इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक जनरलाइज़ इन्फॉर्मेशन सबके सामने आ जाती है। एक प्रिंसिपल बन जाता है और एक थ्योरी बन जाती है। उसके लिए आपको ये आपका एक रिसर्च डिज़ाइन पूरी रेडी हो जाती है। इसमें आपको चैप्टराइज़ेशन कैसे करेंगे, अब आप मान लीजिए आप डिसर्टेशन कर रहे हैं, आप फील्ड वर्क करने के लिए गए और आपका सारा डेटा आपका एक लाइन से है आपके पास, इंट्रोडक्शन से लेके आपका लास्ट रेफ़रेंस तक। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इसको चैप्टर कैसे बनाएँ? तो चैप्टराइज़ेशन करने के लिए एक टेंटेटिव राइटिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। आप पूरा पहले चैप्टर से लेकर इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक पहले आप पूरा लिख जाइए। जब आप उसको लिख के इंटरप्रिटेट करेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो रिसर्च आपने किया है वो करेक्ट है कि नहीं है और एक टाइम पीरियड में वो पूरा हो रहा है कि नहीं। जिसमें कमियाँ होंगी तो आपको दोबारा कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। इसीलिए कभी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद तुरंत रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उसका एक ओ ड्राफ्ट बनाया जाता है, रफ ड्राफ्ट। उस रफ ड्राफ्ट को जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें इन चीज़ों में कमियाँ हैं, इसमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका आता है रेफ़रेंसेस। रेफ़रेंसेस जो होते हैं उन्हें कोट करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ रेफ़रेंस का मतलब है किसी का रेफ़रेंस देना। तो जो भी चीज़ें आपने सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा में तो सारा आपका काम है। जो आप फ़ील्ड पे जाके खुद कर रहे हो वो सारा वो काम होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में जो भी चीज़ें आपने जहाँ से भी कोट की हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दूसरे की बुक की या दूसरे जर्नल की या लिंक्स की कहीं की भी देख के लिखते हो। वो रेफ़रेंसेस पीछे देना
और सेकेंडरी डेटा कहाँ-कहाँ होता है? आपका इंट्रोडक्शन में होता है, लिटरेचर रिव्यू पूरा आपका सेकेंडरी डेटाबेस होता है। उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी आती है, मेथोडोलॉजी में आपका जितना भी डेटा कलेक्शन वगैरह है, उनकी डेफिनिशंस है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशंस है, वो सारा आपका सेकेंडरी डेटा है, ये भी रेफरेंस में आएगा। फिर आपका सैंपलिंग आता है, सैंपलिंग में कौन-सी सैंपलिंग आप यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको रेफरेंसेस में कहाँ से ली हैं, वो पीछे देनी पड़ती हैं। आपका फाइंडिंग वाला पोर्शन जो होता है, जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, वो पोर्शन केवल आपका प्राइमरी डेटाबेस होता है। उसमें आप कुछ भी रेफरेंस नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो आपने खुद फील्ड पे जाके फर्स्ट हैंड तरीके से कलेक्ट किया होता है। और ये सब करने के बाद रेफरेंस वगैरह डिसाइड करने के बाद फिर आप फाइनल रिपोर्ट राइटिंग करते हो, जिसमें कि एक ऐसा मोनोग्राफ जर्नल या आर्टिकल या थ्योरी या प्रिंसिपल डेवलप होता है, जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्लेन किया गया होता है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, वो लंबे टाइम पे लंबे टाइम से कंडक्ट किए जाते हैं। और इंट्रोडक्शन से लेकर फाइंडिंग्स रेफरेंस तक जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टेज वेज में चलती हैं, मतलब स्टेजेस में चलती हैं। उनकी एक प्रॉपर स्टेज होती है, जिससे इंट्रोडक्शन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद सबसे मतलब ये जो रिसर्च डिज़ाइन का आपका यू ब्लॉक है, यू ब्लॉक 12, ये लगभग कंप्लीट है। इसमें केवल आपका रिपोर्ट राइटिंग जो है, वो आपको खुद अपने सेल्फ के बेसिस पे करना होता है, क्योंकि उसमें जब आप रिपोर्ट लिखते हो 1 बार, 2 बार या 3 बार, तो थर्ड टाइम में जो रिपोर्ट होती है, वो एक प्रॉपर थ्योरीज़ या जनरलाइज़ फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। तो अगर हम एक जनरल व्यू में कहें, तो रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल, इतने तरह के रिसर्च होते हैं, रिसर्च डिज़ाइंस होती हैं, जिन पे बेस करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना काम करता है। अब अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना रिसर्च इन सब के बेस करता है, तो क्या उसकी स्टडी क्रॉस सेक्शनल कर सकते हैं? मतलब आप दोबारा जाके क्रॉस चेक करना चाहें तो इसीलिए जो डेटाबेस स्टडी होती है, जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है, उसको आप रीचेक करने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप ये सोचें कि आप क्वांटिटी बेस्ड डेटा जो है, उसको आप 20-25 साल बाद दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा, तो वो आंसर आपको नहीं मिल सकता। तो एंथ्रोपोलॉजी में खासकर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो स्टडी होती है, वो आपकी क्वालिटेटिव स्टडी होती है, ना कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। आप क्वांटिटेटिव स्टडी बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, या किसी में भी जिसमें डेटा आपको देना होता है, जिसमें आपको ये एक्सप्रेस करना होता है कि पर्टिकुलर नंबर्स ने ये चेंजेस किया है, तो वो आपकी स्टडी आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। दैट्स इट, इतना ही आपका इस ब्लॉक में है। BANC 131 पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, नेट पे बहुत सी अवेलेबल है। बस नहीं, धन्यवाद।